पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक तो डॉट और दूसरा क्रॉस, इसका यूज़ होता है। अब देखो ये बातें आप तभी बहुत अच्छे से कर सकते हो जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आती हो, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो एडवाइजेबल तो यही है कि अगर आप ये चैप्टर करने बैठो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से कर लेना। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पक्का पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ही होते हैं। हमने देखा ना वो वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब उसके अकॉर्डिंग जब हाइड्रोजन को सोचा जाए तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। पता है ना, वो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन क्यों कहते हैं उसको? सुना है इसके बारे में? क्यों? हाँ, लेकिन वो रीज़न नहीं है। हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? हाँ, उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इन जनरल बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन ही बचा, तो इसलिए उसको प्रोटॉन कहते हैं। H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट या फिर क्रॉस, ये दो में से किसी एक साइन का यूज कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन जो है ना वो डुप्लेट में खुश है। मतलब ये कुछ ऐसी बात है कि हाइड्रोजन के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो वो स्टेबल हो जाता है। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन में वो अनस्टेबल है? काइंड ऑफ। कैसे? तो देखो ये दो इलेक्ट्रॉन अचीव होने के बाद उसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है हीलियम के जैसी। एक इलेक्ट्रॉन में उसके पास एक अलग टाइप की स्टेबिलिटी थी, जैसे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन नोबल गैस कन्फिग्रेशन के हिसाब से वो स्टेबल नहीं था। यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दोनों एटम के माने जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और यही दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन बिटवीन टू एटम्स। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम ये कहते हैं कि भाई ये H2 मॉलिक्यूल के तौर पे स्टेबल होगा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। जैसे ये H2 मॉलिक्यूल की बात की हमने, हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन में खुश होता है, सारे के सारे एलिमेंट में वो कंडीशन नहीं है। जैसे कि मान लो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको याद होने चाहिए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। वो अगर कन्फिग्रेशन देखें तो क्या हो जाता है, 2 6 हो जाता है ना। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसी को हम डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाया जाएगा। अब बात ये है कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक थोड़ा और डिटेल में आप आगे भी पढ़ोगे, इसको बोला जाता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके सराउंडिंग में हो जाए तो वो नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन में आ जाता है। अभी जैसा यहाँ पे अभी आप देखोगे ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन नियॉन के जैसी कन्फिग्रेशन के लिए और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब सिंपल सी बात इतनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखो। जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे ना, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखे। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखो, तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में सोचा जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन, सेम वे इस ऑक्सीजन के सराउंडिंग में सोचा जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब होता ये है कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उससे बनता है एक बॉन्ड। तो ऐसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में तो कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड बन गए ना। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने हुए? 2 बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर है इतना? फिर ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 5 ये उसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है। अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 8 करने हैं तो कितने लेने पड़ेंगे? तो जितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं उतने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखे जाएंगे। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख लिए।
दोनों नाइट्रोजन ने जब ये कर लिया तो अब देखो इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेम विद दिस वन, इसके भी सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये N2 मॉलिक्यूल इस तरीके से स्टेबल हो जाता है। ये एक बहुत बढ़िया सा रीज़न भी है कि एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली किसी रिएक्शन में यूज़ क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि दो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हुए, 3 बॉन्ड। अब 3 बॉन्ड हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया ना, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। उनको तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो नॉर्मल रिएक्शंस में नहीं टूटते। अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रखा है ना तो उसमें ये आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब लाइटनिंग जब आएगी तो वो जो नाइट्रोजन है ना वो टूट सकता है, फिर अलग अलग NO2 वगैरह गैसेस बन जाएंगे। इसके अलावा एक ही पॉसिबिलिटी होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा जो सॉइल हैं उसके अंदर नाइट्रोजन आ जाता है, फिर उससे पूरी लाइफ साइकिल में चलता है। तो बात ऐसी है कि ये नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। फिर ऐसे ही मान लो हम क्लोरीन की बात करते हैं, 2 क्लोरीन अगर मिल जाए तो क्या कंडीशन होगी। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करो, 287, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुए। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो एक ही चाहिए ना, 7 तो ऑलरेडी है, एक अगर मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला है। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखने होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा, तो यहाँ पर दोनों साइड क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट। सेम वे अगर हम बात करते हैं H2O की, अब देखो यहाँ तक जो बात की ना हमने वो डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स थे, मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही एटम आ रहे थे। इवन इसको होमोन्यूक्लियर भी बोला जाता है। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें न्यूक्लियस जो है वो सेम टाइप के। अब जो बात आ रही है इसको बोला जा सकता है हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आ गए, उनके न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट है, तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर H2O की बारी है। ये H2O में ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, कुछ इस तरीके से 2-6 के अकॉर्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में थे। ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड बता दिया। हाइड्रोजन तो डुप्लेट में ही खुश है ना, तो हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखा और ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे अगर हम NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5, 2-5 वाली कन्फिगरेशन है ना। तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखेगा। हाइड्रोजन तो फिर से डुप्लेट में ही खुश है, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में देखोगे तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो NH3 वाला मॉलिक्यूल, अब ये जो है वो CH4 मॉलिक्यूल। CH4 अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भी सिनारियो वैसा ही कुछ है। अब सोच के देख लो, कार्बन जो है उसमें 2-4 वाली कन्फिगरेशन, ये तो बहुत बार रिपीट होगी, इसको तो बहुत अच्छे से याद कर लें, 2-4। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ऑक्टेट के लिए कितने चाहिए, और 4 चाहिए ना, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे बता दिए, हर एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में आ जाएगा और ये बन जाएगा CH4। क्या, हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए। हाँ तो वो तो डुप्लेट में खुश है ना, उसको और क्या चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको 90, 95, 100 मार्क्स चाहिए होते हैं, कुछ स्टूडेंट 50-60 में भी खुश होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन अलग टाइप का है। यहाँ पे C2H6। अब यहाँ पे जो है 2 कार्बन, उसके साथ 6 हाइड्रोजन। अब ये 1 कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन बता दिए, दूसरा कार्बन उसके साथ 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर इतना ध्यान से देखना, कार्बन जो है उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बताए हैं। यहाँ पर डिफाइन करने में थोड़ा कुछ अलग तरीके से किया है, लेकिन आप लोग समझ लेना ऐसे कि ये जो कार्बन है इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले, उसके साथ हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन तो डुप्लेट में ही खुश था, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन के सराउंडिंग में देखा जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। सेम वे दूसरे कार्बन के सराउंडिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ आ रहा है,
ये C2H4 भाई एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो देखो C2H4 मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, C2H4 अल्किन बोला जाता है। उसका स्पेसिफिक नाम क्या होगा? स्पेसिफिक नाम, ये अल्किन क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका नाम क्या हुआ? इथीन। नॉर्मली CH3 होता तो इथेन होता, ये क्या है? वो इथीन है। अब ये इथीन है, कार्बन 2 4 वाली कन्फिगरेशन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हम देख रहे हैं उसमें चेक करो, कार्बन जो है उसमें तो 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे एज इट इज, तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके वो स्टेबल होगा। 2 इलेक्ट्रॉन तो वो हाइड्रोजन के साथ यूज हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जो वो शेयरिंग में रखते हैं। सेम विथ अदर एटम, कार्बन का जो दूसरा एटम है वो भी कुछ ऐसा ही करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग में रख लिए और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ना। ऐसे ही यहाँ पर इथाइन की बात भी हो सकती है। इथाइन वाले केस में क्या हो जाएगा? तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज भी समझ आती है। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है, एक कार्बन उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 3 और 1 4 बॉन्ड तो वैसे हो गए, कार्बन की 4 वैलेंसी जो थी वो तो सेटिस्फाई हो गई। सेम विद दिस कार्बन, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, तो ये इथाइन जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा। ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है समझ आ रहा है सबको ना? 8 इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए हमने, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन के सराउंडिंग में ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 6 और ये 2। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं कई बार। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऐसे पूछ ले कि साइक्लोप्रोपेन है उसको ड्रॉ करो, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सॉरी, आप पूछ सकते हैं ऐसे, कुछ एग्जाम्स में आ चुका है। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ आपको अभी। CBSE में पूछा जा चुका है, CBSE। देखो साइक्लोप्रोपेन कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पे जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होने वाला है ना, वो टेक्स्ट बुक से मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे कुछ अलग हैं तो लिख लेना, आपको अगर अच्छा लगे तो, वरना अगर आपने पहले से पढ़ रखा है उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख लो, ये साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या? तो 3 कार्बन के रिलेटेड होता है, वो पता है ना, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग वो मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट ये वर्ड यूज होते हैं। तो सेम वे यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो कार्बन के पहले तो 3 कार्बन हमने ऐसे लगा दिए, फिर उनको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी एक कार्बन को देखोगे तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई थी, लेकिन और 2 वैलेंसी अभी भी बाकी, तो जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से बताया जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी 1 और 2 वैलेंसी तो वैसे ही हो जाएगी, उसके बाद और 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। सेम फिर इसके बाद जैसे C4H8 साइक्लोब्यूटेन, तो अब साइक्लोब्यूटेन में इस टाइप की कुछ कंडीशन हो जाएगी। अब सोच के देखो, पहले हम सिर्फ 4 कार्बन बता देंगे साइक्लिक वे में। अब ये साइक्लिक वे में बताने के बाद किसी भी एक कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड हो जाएंगे, हमें क्या करना है? उसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी। 2 बॉन्ड तो हो गए, तो और 2 बॉन्ड किससे बनेंगे? तो हाइड्रोजन से होंगे, तो ये CH2 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 बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। फिर ऐसे ही साइक्लोपेंटेन अगर बनाना है तो कुछ इस तरीके से, पेंटेन वो 5 कार्बन के रिलेटेड है, साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो ये 5 कार्बन पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर में जोड़ दिए, फिर उसकी रिमेनिंग वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन लगा दिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया है, और रिमेनिंग वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। बेंजीन, ये बेंजीन 11th-12th में भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी के लिए उसका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा है कि बेंजीन किस टाइप का होता है,
क्यूट सा दिखने वाला यही है अभी, जो बहुत सिंपल से दिखाई दे। इसका एक्चुअल रंग रूप जो है वो ऐसा होता है कि बेंजीन जो है उसमें एक कार्बन जो है उसके साथ एक हाइड्रोजन कुछ ऐसे होगा, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हैं वो अल्टरनेट वे में होंगे। अल्टरनेट मतलब डबल बॉन्ड डबल सिंगल कुछ इस तरीके से, ये होता है बेंजीन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछ रखा है किसी एग्जाम में कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो इसमें दो टाइप के बॉन्ड की बात आ जाती है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। तो अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो जो नॉर्मली हम देख रहे हैं ना, एक एक बॉन्ड बन रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो पाई बॉन्ड है। तो पहले ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक एक बॉन्ड है वो सिग्मा टाइप का हो जाएगा। तो सोच के देखो। अच्छा कोई और? अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड है? 6। जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतने बॉन्ड तो होंगे ना, हर एक में एक एक बॉन्ड तो बनेगा ही, तो 6 तो वही हो गए। और कार्बन कार्बन के बीच में जो एक एक बॉन्ड आ रहा है वो तो सिग्मा टाइप का ही होगा ना। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं होते। चलो इसको देखो, ये जो अभी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना वो कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है, और जो ग्रीन कलर वाले दिख रहे हैं वो कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल तो 12 सिग्मा हो गए ना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बात सिर्फ इतनी है कि डबल बॉन्ड में ये जो यहाँ पे दूसरा वाला बॉन्ड बनेगा ना वो पाई वाला होगा, पहले वाला तो सिग्मा ही है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये येलो वाला जो दिख रहा है ना वो पाई बॉन्ड है, सिर्फ यही पाई बॉन्ड है, इसके अलावा जो था वो सिग्मा बॉन्ड ही था। ये कुछ ऐसा है कि सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो काइंड ऑफ बेस है, उसके ऊपर पाई बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड के ऊपर सिग्मा बॉन्ड कभी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले पाई बॉन्ड बना है अब उसके ऊपर सिग्मा बॉन्ड बन रखा है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ हो सकता है ना। जरूरी है पाई बॉन्ड अंदर की साइड ही हो? नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो दिखाने का तरीका है। तो ऊपर नीचे कर सकते हैं? हाँ वो तो ऊपर और नीचे ही होता है, पाई बॉन्ड आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे। हाँ हाँ, मतलब ये आप जो अभी पूछ रहे हो ना 11th में थोड़ा डिटेल में आएगा कि पाई बॉन्ड जो है ना वो ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग वो जो भी प्लेन होगा उससे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होगा। तो